चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं परक्राम में लिखित अधिनियम 1881। तो जनरली जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर हम जनरली इसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो ये क्या होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन प्रैक्टिस मीन्स अ पीस ऑफ पेपर containing in writing a right entitling the holder to claim something, usually money, but sometimes goods. ठीक है ना? But for the purpose of negotiable instrument act, negotiable instrument act deals only three types of instruments, that is promissory note, bill of exchange and check. तो जनरली तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर हम जनरली देखें तो ऐसा एक पेपर का पीस होता है जिसमें हम कोई भी पर्सन जो है एंटाइटल्ड होता है किसी अधिकार के लिए, किसी अधिकार का हकदार हो जाता है। किसी पेपर पर कोई पर्सन जो है, जो जिसको पेपर पर जो शर्त लिखेगा और उस शर्त के माध्यम से वो किसी ना किसी पैसे वगैरह को लेने के लिए अधिकारित हो जाता है कि भाई उसको जो है पैसे मिलेंगे। ठीक है, या कभी कभी किसी चीज को लेकर भी कुछ पीस ऑफ पेपर पे कुछ कंडीशंस लिख दी जाती हैं तो वो हकदार हो जाता है पर्सन। जनरली नेगोशिएबल का मतलब होता है जो ट्रांसफरेबल हो, जो किसी को भी दिया जा सकता हो, नेगोशिएबल है ना। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो नेगोशिएबल हो, जो जिनको ट्रांसफर किया जा सकता हो कि हमने लिख दिया और लिख के हमने किसी थर्ड पर्सन को भी दे दिया, तो वो होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये जनरली मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ बस। ठीक है, नाउ ये जो एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये तो तीन टाइप की इंस्ट्रूमेंट से डील करता है। पहला प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक, ये सिर्फ तीन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से डील करेगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इसके अलावा जो कस्टमरी कस्टम्स और यूज ऑफ ट्रेड्स होते, यूसेजेस ऑफ ट्रेड्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट जो भी प्रोमिसरी नोट्स वगैरह, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके रेलवे रिसीप्ट्स होती हैं, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, है ना। और जो भी व्यापार वगैरह करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो जनरल कस्टम और यूसेजेस के अकॉर्डिंग जो व्यापार के पुराने तरीके चले आ रहे हैं नेगोशिएशन के, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं। तो लेकिन एनआई एक्ट में हमें सिर्फ तीन चीजें पढ़नी है, यहाँ पे सिर्फ तीन चीजों की बात होगी, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये चीज आप दिमाग में बिठा लें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बैरेक्ट प्रोविजन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए तो बैरेक्ट प्रोविजन ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें वही देखना है। आप सभी के पास भी बैरेक्ट यदि हो तो अपना अपना बैरेक्ट अपने साथ में रख कर बैठे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अगर आप लोगों में से किसी ने भी पहले प्रीवियस क्लासेस मेरी अटेंड करी है या यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा है, तो आप लोगों को मैंने हर कोई भी एक्ट शुरुआत कराई, मैंने आपको छोटी से छोटी चीज बताई, तो आज भी मैं वो चीज रिपीट करूंगी। हो सकता है बहुत से लोग नए भी जुड़े हो जो पहली बार अटेंड कर रहे हो। तो देखिए, कोई भी एक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा हुआ एक्ट के ऊपर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, एक्ट नंबर 26 ऑफ 1881, परक्राम में लिखित अधिनियम 1881, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1881 का अधिनियम संख्या 26। इसका मतलब होता है कि ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, ये 1881 ईयर में 26 नंबर पर बना। इसके पहले ऑलरेडी 25 एक्ट बन चुके हैं, अधिनियमित हो चुके हैं, इनेक्ट हो चुके हैं पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, ये कौन से नंबर का है, 26वें नंबर का एक्ट है, इसलिए इसको नंबर दे दिया गया 26वां। इसके पहले कितने बन चुके होंगे, इसके पहले 25 एक्ट बन चुके होंगे। किस ईयर में, 1881 में। फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। तो जब 2020 1 जनवरी शुरू हुआ था, तो 1 जनवरी को पार्लियामेंट में कोई ना कोई एक्ट पारित हुआ होगा, तो उसको दिया गया होगा एक्ट नंबर 1 ऑफ 2020। ऐसी सीक्वेंस में जैसे जैसे एक्ट पारित होते गए वैसे वैसे एक्ट नंबर 2020 में दे दिए गए होंगे। ठीक, तो ये होता है एक्ट नंबर। दूसरी चीज इसकी इंपॉर्टेंट क्या होती है एक्ट नंबर की, कि मैंने आपको बताया है कि जो शॉर्ट टाइटल होता है वो हमेशा हर सेक्शन की सेक्शन फर्स्ट में शॉर्ट टाइटल दिया होता है। तो इसमें भी देखिए सेक्शन 1 में
शॉर्ट टाइटल दिया है। शॉर्ट टाइटल क्या है? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। संक्षिप्त नाम, धारा 1 में क्या दिया है? संक्षिप्त नाम। यह अधिनियम परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 कहा जाएगा। तो हमेशा जो शॉर्ट टाइटल एक्ट का या संक्षिप्त नाम जो होता है अधिनियम का, वो वही होता है जो नाम एक्चुअली में अधिनियम का है। जैसे कि इस एक्ट का नाम क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, परक्राम में लिखित अधिनियम 1881। तो यही इसका शॉर्ट टाइटल है और सेक्शन 1 में हमेशा दिया होता है सारे एक्ट में मोस्टली। ठीक, तो अब फुल टाइटल अगर यदि आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ लें, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द एक्ट, एक्ट का पूरा नाम क्या है, तो जब आप इस ब्रैकेट में लिखे हुए ये जो अधिनियम संख्यांक है ना 26, 1881 का अधिनियम संख्यांक 26, एक्ट नंबर 26 ऑफ 1881, जब आप इसको इंक्लूड करके बोलेंगे या लिखेंगे तो ये हो जाता है फुल टाइटल। ये क्या कहलाने लगता है? अधिनियम का पूरा नाम, फुल टाइटल ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो इंटरव्यू पर्पस से अगर कभी पूछ ले तो जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि whenever you said along with the act number of the act, then it is called full title. Okay, चलिए, तो ये तो हो गया आपका एक्ट नंबर। देन अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं सारे एक्ट की। तो जैसे कि पहली डेट होती है कि किस तारीख को कोई एक्ट इनेक्ट हुआ पार्लियामेंट से, अधिनियमित किस तारीख को हुआ, उसको कहा जाता है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। ओके, या फिर अधिनियमन की तारीख कहा जाता है। दूसरी होती है लागू होने वाली तारीख, प्रवृत्त होने वाली तारीख, किस तारीख को फोर्स में आया। किसी का भी माइक ऑन है, प्लीज सभी लोग अपने माइक जो है म्यूट कर लें, क्योंकि मेरी आवाज इको हो रही है मुझे। ठीक है, हाँ, तो देखिए, जो भी एक तो होती है डेट ऑफ इनेक्टमेंट और एक होती है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। अधिनियमन की तारीख और लागू होने वाली तारीख। अधिनियमन की तारीख कहाँ दी होती है? बेयर एक्ट में। बेयर एक्ट में अधिनियमन की तारीख ये ब्रैकेट में दी होती है, देखिए यहाँ पर लिखिए 9 दिसंबर 1881, 9 दिसंबर 1881। तो ये जो ब्रैकेट में सबसे ऊपर दी होती है डेट, ये हमेशा इनेक्टमेंट डेट होती है, अधिनियमन की तारीख। इस तारीख को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पार्लियामेंट से फाइनली पास हुआ। ये कौन सी डेट होती है? ये वो डेट होती है जिस डेट को प्रेसिडेंट ने बिल पर हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति, अपनी असेंट दी बिल को, और वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया। पहले पार्लियामेंट के दोनों सदन से पारित हुआ होगा, पारित होने के बाद प्रेसिडेंट के पास पहुंचा होगा, और प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 111 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको 3 प्रकार के पावर मिले हैं। तो या तो वो क्या कर सकता है, कोई भी बिल जब उसके पास आता है तो उसको अपनी स्वीकृति देगा हस्ताक्षर करके, या उसको स्वीकृति नहीं देगा, या फिर अपने पास वीटो पावर का यूज करके वो अपने पास एक्ट को रख लेता है। ये 3 पावर आर्टिकल 111 में हम पढ़ते हैं, असेंट टू बिल। तो यहाँ पर जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है और आर्टिकल 111 का यूज करते हुए प्रेसिडेंट उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसको स्वीकृति दे देता है और वो एक्ट को, बिल को पास कर देता है, तो वो बिल बन जाता है एक्ट, और उस तारीख को कहने लगते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट। उस तारीख को वो बिल पार्लियामेंट द्वारा पास हो गया, क्योंकि कोई भी बिल पार्लियामेंट द्वारा फाइनली पास कब होता है? जब प्रेसिडेंट उस पर अपने हस्ताक्षर करके स्वीकृति देते हैं। तो ये डेट जो होती है, जो बेयर एक्ट में सबसे ऊपर दी होती है, ये होती है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज द डेट ऑफ इनेक्टमेंट, क्या मतलब है, कैसा है प्रोसेस, तो वो मैंने आपको बता दिया कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट मींस द डेट ऑन विच प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट ऑन द पर्टिकुलर बिल। किसी भी बिल पर जब प्रेसिडेंट अपनी स्वीकृति देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं जिस तारीख को, वो तारीख अधिनियमन की तारीख कहलाती है। ठीक, देन नेक्स्ट, इसके बाद होती है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, लागू कब हुआ। तो लागू होने वाली जो तारीख होती है वो अधिकतर बेयर एक्ट में सेक्शन 1 में बता दी जाती है ना। मोस्टली जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसकी सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट हेडिंग मिलेगी आपको। मोस्टली संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो प्रारंभ जो है कि कब से प्रारंभ हुआ, तो सेक्शन 1 में वो डेट होती है। अगर आप सेक्शन 1 ध्यान से यहाँ पर देखें इस एक्ट की भी, तो इस एक्ट की सेक्शन 1 में भी ये देखिए सबसे नीचे प्रोविजो में दिया हुआ है, सबसे नीचे प्रोविजो में दिया हुआ है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882। मतलब ये जो अधिनियम है यह 1 मार्च 1882 को प्रवृत्त हुआ। तो ये एक्ट कब लागू हुआ है? फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882, 1 मार्च 1882 को ये लागू हुआ। तो ये 2 डेट्स आपको याद रखना है। इनेक्टमेंट हुआ 9 दिसंबर 1881, लागू हुआ या इन्फोर्स हुआ या कमेंसमेंट डेट भी बोलते हैं इसको, कमेंसमेंट हुआ है ये 1 मार्च 1882 को। ठीक है,
नेक्स्ट आगे फिर अब इसमें ये जो मोटे मोटे अक्षरों में दिया हुआ होता है, इनेक्टमेंट डेट के जस्ट नीचे ये जो मोटे मोटे अक्षरों में कुछ लिखा होता है, इट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, या जिसको प्रियम्बल भी आप बोल सकते हैं। इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको अलग से प्रियम्बल दी है, लेकिन वही जो मोटे अक्षरों में जो चीज लिखी है ना, उसी चीज को रिपीट करके लिखा है। मोस्टली जो अदर सब्जेक्ट के बैरेक्ट आप पढ़ेंगे तो अलग से प्रियम्बल हेडिंग नहीं दी होती है। ओके, और ये मेरा बहुत पुराना बैरेक्ट है, इसलिए इसमें ऐसे अलग से दिया हुआ है, नए में भी हो सकता है दिया हुआ हो। तो वही चीज रिपीट है, देखिए पढ़िए। एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम। मतलब ये जो एक्ट है ये क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि जितने भी प्रोमिसरी नोट्स, जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज और जितने भी चेक से रिलेटेड, सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो ये जो एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का, इसके जो ऑब्जेक्टिव है या जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी लॉज हैं, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से रिलेटेड, उनको, उन लॉज को डिफाइन करने के लिए और उनमें अमेंडमेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ये प्रियम्बल में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। तो देखिए मैंने कहा था ना सेम लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये जो मोटे अक्षरों में डायरेक्ट में आपको लिखा है वो ही होता है ऑब्जेक्टिव या प्रियम्बल। तो कभी भी आपसे पूछ ले इंटरव्यू में कि किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है या प्रियम्बल कहाँ दी होती, तो आप बता दीजिए कि जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट होती है उसके नीचे जो मोटे मोटे अक्षरों में, काले काले अक्षरों में लिखा होता है वो हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव होता है। या ऑब्जेक्ट क्या है आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि एनआई एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा ऑब्जेक्ट को एक बार निगाह जरूर मारे कि क्या लिखा हुआ है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, जितने भी प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से रिलेटेड विधियां हैं उनको परिभाषित करना और उनमें अमेंडमेंट करने के पर्पज से ये एक्ट बनाया गया है। ठीक, अब शुरू होता है हमारा अध्याय 1, चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट में टोटल कितनी सेक्शन है, टोटल 3 धाराएं हैं। चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी, इसमें टोटल 3 धाराएं। सेक्शन फर्स्ट बात करती है शॉर्ट टाइटल की, एक्सटेंट की और कमेंसमेंट की। तीनों चीजें इसमें बताया गया है, संक्षिप्त नाम बताया गया है, विस्तार बताया गया है और कब ये लागू होगा ये चीज बताई गई है। सेक्शन 2 में बात की गई है रिपील ऑफ इनेक्टमेंट, अधिनियमितियों का निरसन, की मतलब ये जो एक्ट जब आया तो इसके पहले कौन सा एक्ट था, किस एक्ट को रिपील्ड किया गया है इस एक्ट के आने के बाद। ठीक, तो अब वहां से हमें ये पता चलेगा। देन उसके बाद सेक्शन थर्ड में इंटरप्रिटेशन क्लॉज बताया गया है, निर्वचन खंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 में बताया गया है शॉर्ट टाइटल, मैंने पहले ही बता दिया शॉर्ट टाइटल क्या होता है, वही जो एक्ट का नाम होता है, मींस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, परक्राम में लिखित अधिनियम 1881, ये इसका संक्षिप्त नाम है। अब इसका जो सेकंड क्लॉज है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बिहार का भी नजदीकी है एग्जाम 6 दिसंबर को, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ ले डायरेक्ट। लोकल एक्सटेंट सेविंग ऑफ यूसेजेस रिलेटिंग टू हुंडीज एटसेट्रा एंड कमेंसमेंट, स्थानीय क्षेत्र, हुंडियों आदि से संबंधित प्रथाओं की व्यावृत्ति, प्रारंभ। व्यावृत्ति मतलब सेविंग, सेविंग मतलब इन्होंने कहा है कि जो प्रथाएं हैं, हुंडियों आदि से संबंधित जो प्रथाएं उनको सेव कर रहे हैं, उन पर एनआई एक्ट कोई प्रभाव नहीं डालेगा। सेविंग क्लॉज का मतलब हमेशा क्या होता है, सेविंग क्लॉज का मतलब होता है जब भी किसी एक्ट में किसी क्लॉज के अंदर किसी चीज को सेविंग क्लॉज में डाला जाता है, मतलब उस पर उस पर्टिकुलर एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। जैसे एनआई एक्ट है तो ये उन पे लागू नहीं होगा। तो अब पढ़िए अंदर क्या लिखा हुआ है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। तो ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पे लागू है, संपूर्ण भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। ये एक्ट शुरू से ही जम्मू कश्मीर पर लागू था, ठीक है। तो ये एक्ट पूरे भारतवर्ष पर लागू है, लेकिन बट नथिंग हियरिन कंटेन्ड अफेक्ट्स द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 सेक्शन 21। क्या कह रहे हैं कि इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात
इंडियन पेपर करेंसी एक्ट की धारा 21 पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो जो इंडियन पेपर करेंसी एक्ट की सेक्शन 21 है उस पर एनआई एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं है। वहां पर कुछ भी बात लिखी गई है तो वो वैसी ही है जैसी रहेगी, उस पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। सेव कर दिया गया उस सेक्शन को। सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 याद रखना है आपको। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है अगर यहां से क्वेश्चन बन जाए तो, कि सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेपर करेंसी एक्ट पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेविंग क्लॉज है। नेक्स्ट और क्या चीज सेव की गई है, और nothing herein contained affects any local usage relating to any instrument in an oriental language। किसी प्राच्य भाषा में की किसी भी लिखत से संबंधित किसी भी स्थानीय प्रथा पर प्रभाव नहीं डालेगी। लिखत मीन्स इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई भी प्राच्य भाषा या ओरिएंटल लैंग्वेज मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज चलती है ना, जो प्राचीन समय से जो ट्रांजैक्शन की जो भी भाषा उपयोग में करते आ रहे हैं वो भाषा। तो कोई भी प्राच्य भाषा, कोई भी ट्रेडिशनल लैंग्वेज, ओरिएंटल लैंग्वेज जो बहुत समय से लोग बाग लेन देन के लिए या व्यापारिक यूसेज में जो प्रथाओं के अनुसार यूज कर रहे हैं जो भाषा, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी लेन देन वाले मैटर्स होते हैं तो कोई भी जैसे चेक उसके पीछे या कोई भी कागज है उसके पीछे आदमी अपना नाम लिख देता है, तो सबको पता है कि वो जो नाम लिख दिया तो मतलब क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया उसने। तो ये सब चीजें तो प्राच्य भाषा में की गई किसी भी लिखत से संबंधित किसी भी स्थानीय प्रथा पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो जो लोकल यूसेज चले आ रहे हैं व्यापार के जो भी ट्रांजेक्शन करने के जो पुराने तरीके चले आ रहे हैं जो ओरिएंटल लैंग्वेज में, तो उन पर एनआई एक्ट इफेक्ट नहीं डालेगी। एनआई एक्ट ये नहीं कहता कि हमने नए तरीके से बता दिया है कि प्रोमिसरी नोट में ये कंडीशन होना चाहिए, चेक में ये कंडीशन होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे ऐसे बनेगा। तो अगर कोई पुराने तरीके से पुराने कोई लोकल प्रथा चली आ रही है व्यापारिक, उस तरीके से यदि दो पार्टीज ने आपस में ट्रांजेक्शन किया तो वो शून्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसको क्या कर दिया गया, सेव कर दिया गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऐसे स्थानीय जो प्रथा के अनुसार जो भी लिखतें बनाई गई हैं प्राच्य भाषा में उन पर इफेक्ट नहीं डालेगी। क्लियर। देन अब इसमें एक प्रोविजो दिया गया है, परंतु लेकिन इसका एक अपवाद है। किसका, स्थानीय प्रथा वाले का। क्या अपवाद है, ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है इसका, परंतु ऐसी प्रथाएं लिखत के निकाय के किन्हीं भी ऐसे शब्दों द्वारा जिनसे यह आशय उपदर्शित हो कि उसके पक्षकारों के विधिक संबंध इस अधिनियम द्वारा शासित होंगे, अपवर्जित की जा सकेगी। और यह पहली, सॉरी ये तो कमेंसमेंट है ना, यहीं तक पढ़ना है पहले। प्रोवाइडेड दैट सच यूसेज में बी एक्सक्लूडेड। कौन से यूसेज, जो स्थानीय प्रथा है इनको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब इन पर एनआई एक्ट लागू हो सकता है, लेकिन कब, एक्सक्लूडेड बाय एनी वर्ड्स इन द बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट्स एन intention that the legal relation of the parties thereto shall be governed by this act। तो इन्होंने कहा है जो हम स्थानीय प्रथा के अनुसार लिखी गई इंस्ट्रूमेंट है ओरिएंटल लैंग्वेज में, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में खुद ही ऐसे वर्ड्स हमें मिलते हैं जिनको पढ़ने से ये आशय प्रकट होता है, जिनको पढ़ करके ऐसा लगता है कि उसका इंटेंशन है, या जो वर्ड्स लिखे गए हैं उससे ये इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है कि पार्टीज की जो लीगल रिलेशंस हैं, जो भी लीगल रिलेशंस या लीगल इश्यूज अगर क्रिएट होंगे तो वो किससे डील होंगे, इस एक्ट से डील होंगे, एनआई एक्ट से डील होंगे। तो फिर उस यूसेज को, उस स्थानीय प्रथा को एक्सक्लूड किया जा सकता है, फिर उस पर एनआई एक्ट जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। सेविंग नहीं हुआ अगर उसमें खुद इंस्ट्रूमेंट में खुद हमें ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिससे कैसा आशय प्रकट होता है, जिससे ऐसा आशय, जिससे ऐसा इंटेंशन प्रकट होता है कि उसमें लिखा है कि कोई भी लीगल रिलेशंस ऑफ पार्टीज जो है, प्लीज मत करिए, कौन कर रहा है, क्या लिख रहे हैं, चैट बॉक्स में लिखिए जो भी लिखना है, ठीक है। तो कोई भी जो स्थानीय प्रथा है उसका अपवाद क्या है, उसका अपवाद ये है, स्थानीय प्रथा का अपवाद कि कोई भी स्थानीय प्रथा को एक्सक्लूड किया जाता है यदि उस इंस्ट्रूमेंट में वर्ड्स जो हैं लिखे हुए हैं इस तरीके के जिससे ऐसा इंटेंशन निकल कर आ रहा है
कि पार्टीज के लीगल रिलेशंस जो है वो एनआई एक्ट से डील होंगे। ठीक, तो ये आपकी सेक्शन 1 है। आई थिंक समझ में आई होगी। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बताएं। सभी को क्लियर है सेक्शन 1? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन 1 हो गई हमारी कंप्लीट। सेक्शन 2 देखिए, रिपील ऑफ इनेक्टमेंट, अधिनियमितियों का निरसन। तो रिपील ऑफ इनेक्टमेंट में बताया गया है कि रिपील बाय द अमेंडिंग एक्ट 1891 सेक्शन 2 एंड शेड्यूल 1 पार्ट 1। इन्होंने कहा है कि निरसन अधिनियम 1891 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 भाग 1 द्वारा निरसित। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये जो एनआई एक्ट है जो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 1881 का। निरसन अधिनियम 1891 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 भाग 1 द्वारा निरसित। ठीक है, तो आपको बस इस एक्ट का नाम याद रखना है इस सेक्शन में, क्या कि रिपील बाय द अमेंडिंग एक्ट 1891। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ये कभी आती भी नहीं है, आई भी नहीं है आज तक, इसलिए आप इसको स्किप कर दे, छोड़ दे। इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखें, सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। मैंने पहले भी आप लोगों को डेफिनेशन क्लॉज और इंटरप्रिटेशन क्लॉज में क्या अंतर होता है ये मैं आपको बहुत सारी क्लासेस में बता चुकी हूँ। अगर किसी ने भी प्रीवियस क्लास अटेंड की हो, किसी को भी पता हो तो प्लीज आप लोग बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन क्लॉज एंड डेफिनेशन क्लॉज। कुछ एक्ट्स में डेफिनेशन क्लॉज दिया होता है और कुछ एक्ट्स में इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया होता है, किसी को पता है? एनीवन? ओके, मैं बता देती हूँ। देखिए, इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज जिस भी एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज के अंडर कुछ वर्ड्स को डिफाइंड किया होता है तो उसका मतलब होता है कि दैट वर्ड्स हैव डेफिनाइट मीनिंग। अगर किसी वर्ड को डेफिनेशन क्लॉज में डाल करके डिफाइन किया गया है, मतलब उस वर्ड को जैसा डेफिनेशन दी गई है उस वर्ड का वही मीनिंग होगा। अगर उन्होंने कहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड हुंडी, जब हम लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं तो लिमिटेशन एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज को डेफिनेशन क्लॉज में डाला गया है। ओके, तो वहां पे क्या कहा गया है डेफिनेशन क्लॉज में? वहां पर कहा गया है बिल ऑफ एक्सचेंज डज नॉट, बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी, लिमिटेशन एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हुंडी। उसमें कहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो है हुंडी इंक्लूड होती है। तो मतलब उसका मतलब है कि अगर उन्होंने लिख दिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हुंडी आती है तो मतलब आती है। अब आप या कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर हुंडी वाले मामले भी आएंगे तो अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट उनको ये मानना पड़ेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हुंडी फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ओके, उसमें कोर्ट किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। बट यदि किसी वर्ड को इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डाला गया है, निर्वचन खंड में डाला गया है, तो जैसा कि इसका वर्ड ही है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब ही होता है अपने आप में इंटरप्रिटेट करना, व्याख्या करना। तो अगर किसी वर्ड को इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डाला जाता है तो उसका मतलब होता है कि कोर्ट को पावर दी गई है कि वो भी अपने अकॉर्डिंग, अपने विवेकानुसार उस वर्ड में कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन कर सकता है। वो चाहे तो उस वर्ड की डेफिनेशन में कुछ इंक्लूड कर सकता है, कुछ घटा सकता है अपने अकॉर्डिंग, फिर वो उसको अल्टर कर सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लॉज में किसी वर्ड को डिफाइन किया गया है मींस कोर्ट हैव नो पावर टू इंटरप्रिटेट द वर्ड। बट अगर इंटरप्रिटेशन क्लॉज में वो वर्ड है तो कोर्ट कैन इंटरप्रिटेट द वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल इस एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बैंकर को डिफाइन किया गया है, तो इसमें क्या कहा गया है? बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इन्होंने कहा कि बैंकर के अंतर्गत बैंकर के तौर पर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी डाक घर बचत बैंक आता है। बैंकर के अंतर्गत कौन आता है? बैंकर के अंतर्गत बैंकर के तौर पर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर, जो भी बैंकर के तौर पर काम कर रहा है बैंक में,
या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो है वो भी क्या है, बैंकर है। तो ये इन्होंने इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डाला। मतलब अब कभी भी कोई मैटर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, यदि कोर्ट के पास पहुंचे और कोर्ट को देखना है कि क्या ये बैंकर में आ रहा है, तो कोर्ट इसको इस डेफिनेशन में कुछ अल्टरेशन भी कर सकती है, इंटरप्रिटेशन कर सकती है इसका, कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक लिखा है इसमें, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के अंदर काम करने वाला कोई व्यक्ति, तो वो कह देगी कि उसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक लिखा है, मतलब उसके अंदर भी काम करने वाले व्यक्ति भी कौन कहलाएंगे, बैंकर कहलाएंगे। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन कोर्ट कर सकती है। लेकिन यदि ये चीज डेफिनेशन क्लॉज में डाली होती तो कोर्ट कुछ नहीं कर पाता, फिर जैसा लिखा है वैसा कोर्ट को मानना पड़ता। ओके, ये हो गया आपका चैप्टर फर्स्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंप्लीट। ओके, नाउ कितना टाइम बचा है क्लास के लिए, चलिए देखते हैं। हम एक सेक्शन और कंप्लीट करते हैं, आई थिंक एक सेक्शन और कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर 2 अब हमारा शुरू हो रहा है, कौन सा, चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है नोट्स, बिल्स एंड चेक्स। हमेशा जो भी चैप्टर्स होते हैं उनकी हेडिंग जरूर पढ़ा कीजिए, नोट्स, बिल्स एंड चेक। और ये कहां से कहां तक है, सेक्शन 4 to 25। ओके, सेक्शन 4 to 25, 4 से लेके 25 धाराएं इस चैप्टर 2 में कवर। तो सेक्शन 4 में सबसे पहले डिफाइन किया गया है प्रोमिसरी नोट को। सेक्शन 4 बताती है व्हाट इज प्रोमिसरी नोट, वचन पत्र क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि नाम है प्रोमिसरी नोट, मतलब प्रॉमिस किया जा रहा है, इसमें वचन दे रहा है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को वचन दे रहा है। किस चीज का वचन दे रहा है वो अब हम अंदर देखेंगे। अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। प्रोमिसरी नोट क्या है, वचन पत्र ऐसी लेखबद्ध लिखत है। इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में बोलते हैं लिखत। इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ पीस ऑफ पेपर, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ पीस ऑफ पेपर रिटन एंड साइंड, जिस पर कुछ कंडीशंस लिखी होंगी। तो प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होगा, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। कोई बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होता है, ये एक सादा कागज होता है लिखा हुआ, है ना। लेकिन कोई बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है जो कि, जिसमें क्या है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, जिसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। कैसी, बिना शर्त का वचन, एक ऐसा प्रॉमिस है उसमें जो, जिसमें ऐसा प्रॉमिस जो बिना किसी कंडीशन का प्रॉमिस लिखा हुआ है उसमें, साइंड बाय द मेकर, जिसपे जिस व्यक्ति ने वो बनाया है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस व्यक्ति ने बनाया है, जिस व्यक्ति ने उस पर प्रॉमिस लिखा हुआ है बिना किसी कंडीशन के, उसने उसको उस पर साइन भी किए हैं, साइंड बाय द मेकर, जिसने उसको लिखा है उसके सिग्नेचर भी हैं। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, क्या जो उसका वचन है, अनकंडीशनल जो प्रॉमिस है वो क्या है, किस चीज के लिए प्रॉमिस कर रहा है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक निश्चित राशि पे करने का वचन उसमें उसने लिखा है। ओनली टू अ पर्सन, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या फिर किसी एक स्पेसिफिक सर्टेन पर्सन के निर्देश पर किसी व्यक्ति को देने के लिए, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मीन्स जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कभी कभी लिखकर किसी के पर्सन के हाथ में है, मतलब जिसके पास वो है, बियरर मीन्स जिसके पास में वो इंस्ट्रूमेंट है उसको। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जिसको देना है उस पर नाम नहीं लिखा, लेकिन हमने उसके हाथ में दे दिया, तो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लिखित होता है, जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, जो साइंड होती है बाय द मेकर, जिसमें क्या वचन दिया होता है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक निश्चित धनराशि पे करने की बात होती है, किसको, एक निश्चित व्यक्ति को, या एक निश्चित व्यक्ति के डायरेक्शन पे किसी और को, या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को। ये कंडीशंस बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। वचन पत्र एक बार हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। वचन पत्र बैंक नोट या करेंसी नोट ना होने वाली, तो ध्यान रखिएगा वचन पत्र में क्या नहीं आता, बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं आता। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा, बिहार सिविल जज नजदीक है, ध्यान दीजिए। बैंक नोट, प्रोमिसरी नोट डज नॉट इंक्लूड बैंक नोट और करेंसी नोट। ओके, वचन पत्र में करेंसी नोट या बैंक नोट नहीं आता। वचन पत्र एक ऐसी लेखबद्ध लिखत है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार
या उस लिखत के वाहक को, लिखत के वाहक मतलब जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट पहुंच गया, जिसके हाथ में है, लिखत के वाहक को धन की एक निश्चित राशि संदत्त करने का उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त वचन अंतर्विष्ट हो। अब ये देखिए, सामने वाला जो पर्सन जो लिख रहा है इंस्ट्रूमेंट, वो क्या लिख रहा है कि मुझे आपको इतने पैसे देना है, लेकिन ये जो वो वचन दे रहा है कि मुझे आपको इतने पैसे देना है, वो वचन कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल, साथ में कोई कंडीशन नहीं जुड़ी होना चाहिए। अगर साथ में कोई कंडीशन जोड़ दी देन इट इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। इसको मैं आपको इतने अच्छे से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से इलस्ट्रेशन समझने में आपको इजी होगी, एक एक पॉइंट इलस्ट्रेशन है ना, तो इसके पॉइंट्स याद कर लीजिए। पहली चीज, वचन पत्र में करेंसी नोट या बैंक नोट नहीं आता, ये एक रिटन फॉर्म में इंस्ट्रूमेंट होता है, लेखबद्ध एक लिखत होती है, जिसमें क्या होता है, एक सर्टेन पर्सन को, एक निश्चित व्यक्ति को या उसके ऑर्डर पे किसी अदर व्यक्ति को, या फिर जो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, लिखत का जो वाहक है, उसको मनी पेबल करने का, एक सर्टेन सम ऑफ मनी, धन की एक निश्चित राशि संदत्त करने का वचन दिया जाता है। वो भी वचन कैसा होगा? अनकंडीशनल, असर्त वचन होगा। और हस्ताक्षर किसके होंगे? जिसको पैसे देना है, जिसने उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया है, रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित होगा। ठीक, ये इसके पॉइंट्स हैं। अब देखिए इसके इलस्ट्रेशन। फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, आई प्रोमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। मैं खा को या उसके आदेशानुसार 500 रुपए संदत्त करने का वचन देता हूं। ऐसी शब्दों वाली लिखत पर हस्ताक्षर का ने किया है। सबसे ऊपर क्या लिखा है? ए साइंस इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब ए एक पर्सन है, उसने एक पेपर पे साइन किया है इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसको इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे हम। साइन इंस्ट्रूमेंट क्या लिख करके उसने लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500, और उसने अपने साइन कर दिए। मैं खा को या उसके आदेश अनुसार, मतलब खा जैसा आदेश देगा कि गा को दे दो या उसके, तो उसके आदेश अनुसार 500 रुपए संदत्त करने का वचन देता हूं। क्या ये प्रोमिसरी नोट है? बताइए सभी लोग। सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ी डेफिनेशन की? क्या ये प्रोमिसरी नोट है? पार्टिसिपेट कीजिए, गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, जब आप लोग बोलेंगे तब तो मजा आएगा पढ़ने में। यस मैम, सोनल जी बोल रही है चैट बॉक्स में, यस यस, ठीक है। हाँ मैम है। यस है। तो ये प्रोमिसरी नोट है, क्यों? क्योंकि एक निश्चित सम ऑफ मनी है, सर्टेन अमाउंट ऑफ सम है, 500 रुपए उसने बिल्कुल निश्चित किए हैं, और बाकायदा वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि मैं आपको वचन देता हूं संदत्त करने का, मतलब वो देने की भी बात बोल रहा है। आई प्रॉमिस टू पे, पे करने के लिए भी बोल रहा है, और एक निश्चित अमाउंट ऑफ मनी है। दूसरा देखिए, आई एक्नॉलेजेस माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी in ₹1000 to be paid on demand for value received। मैं स्वीकार करता हूं कि प्राप्त मूल्य के लिए, मतलब का जो है वो एक्नॉलेज कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि मैंने जो आपसे मूल्य प्राप्त किए उसके लिए मैं खा का 1000 रुपए का ऋणी हूं। मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे आपको 1000 रुपए देना है, जो मांग पर संदत्त किए जाने हैं, कि जब भी आप मांगेंगे तो मुझे आपको देना है, मैं ये चीज एक्नॉलेज कर रहा हूँ। क्या ये प्रोमिसरी नोट है? बताइए। जया जी बोल रही हैं यस, आकांक्षा जी बोल रही हैं यस। बाकी लोग भी बताइए, क्या ये प्रोमिसरी नोट है? चैट बॉक्स में बता दीजिए या फिर अनम्यूट करके बता दीजिए। हाँ है। यस यस, ये भी प्रोमिसरी नोट है। क्यों? क्योंकि वो ये स्वीकार कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है। दो चीजें हैं, एक तो निश्चित अमाउंट ऑफ मनी है, 1000 रुपए बिल्कुल फिक्स है, तो निश्चित अमाउंट ऑफ मनी है। दूसरा, वो ये चीज बोल रहा है कि संदत्त करूंगा, ये संदत्त वर्ड आ गया, देखिए ऋणी हूं और मांग पर संदत्त किए जाने हैं। ठीक है, अब देखिए, मिस्टर बी, आई ओ यू ₹1000। श्री खा, मैं आपका 1000 रुपए का देनदार हूं। ऐसा लिख करके इसने, ए ने क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिया इंस्ट्रूमेंट पर। क्या ये प्रोमिसरी नोट है? श्री खा, मैं आपका 1000 रुपए का देनदार हूं। बताइए। जया जी बोल नहीं। रही है नो, गैलेक्सी जी बोल रही है नो। रीजन तो बताइए जरा कि क्यों नहीं है ये।
ये प्रॉमिसरी नोट क्यों नहीं है? कैसे बोल रहे हैं आप लोग कि ये नहीं है? इसका भी आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, या अपना माइक अनम्यूट करके बता दीजिए। निश्चित अमाउंट ऑफ मनी तो है उसमें, लेकिन वो देने का वचन नहीं दिया है। वो कह तो रहा है मैं देनदार हूं। बट मैम इट वाज समथिंग लाइक अ डिमांड थी जो कि उसने ऑलरेडी दे रखी है, वो उसे फुलफिल कर रहा है कि आपको ये मुझे लौटाना है। ओके, ये इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी तो है, 1,000 रुपए तो है वो, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 1,000 रुपए का देनदार हूं। ये नहीं कह रहा है कि मैं दूंगा, संदत्त करूंगा। एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहा, प्रॉमिस नहीं कर रहा है, वचन वर्ड कहीं नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट वर्ड कहीं नहीं आया, और संदत्त वर्ड कहीं नहीं आया है ना, कि पेबिल, ये इसलिए ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। देन डी वाला देखिए, आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम। मैं खा का 500 रुपए और वे अन्य सब राशियां जो उसे सोध्य होंगी संदत्त करने का वचन देता हूं। अब बताइए ये है क्या डी वाला प्रोमिसरी नोट? मैं खा का 500 रुपए और वे अन्य सब राशियां जो उसे सोध्य होंगी संदत्त करने का वचन देता हूं। सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं क्या? शुभम बोल रहे हैं सेक्शन करवा दो। नहीं मैम। करवाएंगे करवाएंगे, चिंता मत कीजिए। नो, रीजन बताइए क्यों नहीं है? उसमें तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। देखिए 500 रुपए एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, वचन भी दे रहा है और संदत्त करने की भी बात कर रहा है। देन मैम क्योंकि कंडीशनल अटैच है ना, ऑल अदर, और वो कंडीशन जो है वो सर्टेन नहीं है, मतलब ऑल अदर है। यस, यू गॉट द पॉइंट, सही बोला आपने। 500 रुपए तो उन्होंने बता दिया, लेकिन साथ में ऑल अदर सम्स वर्ड यूज कर दिया, मतलब अनसर्टेनिटी आ गई ना। 500 रुपए तो सर्टेन है, लेकिन ऑल अदर सम्स मींस ये तो अनसर्टेन हो गया। तो इसमें जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो बिल्कुल सर्टेन सम ऑफ मनी ही होगा, है ना। अनसर्टेनिटी वाली बात कहीं नहीं आनी चाहिए, तो अनसर्टेन है ये। ऑल अदर सम्स, वे अन्य सब राशियां वर्ड जोड़ दिया, इसलिए ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। ई वाला देखिए, आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 फर्स्ट deducting there out any money which he may owes me। मैं खा को 500 रुपए उसमें से पहले वह धन काट कर जिसका वह मुझे देनदार हो संदत्त करने का वचन देता हूं। तो ये तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पहले कंडीशन जोड़ दी कि मैं खा को 500 रुपए दूंगा तो, लेकिन पहले वह धन काटूंगा जो मुझे उससे लेना है, जिसका वह मुझे देनदार है, मतलब उसको मुझे जो पैसे देना पहले वो मैं काटूंगा, उसके बाद 500 रुपए दूंगा। तो कंडीशन जोड़ दी उसने, ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। देन एफ, आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी। गा के साथ अपने विवाह के 7 दिन पश्चात में खा को 500 रुपए संदत्त करने का वचन देता हूं। देन अगेन कंडीशन कि 500 रुपए देने की बात कर रहा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, बात भी बोल रहा है संदत्त करने का, लेकिन कंडीशन जोड़ दी कि शादी के 7 दिन बाद दूंगा। तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। देन दो इलस्ट्रेशन और है इसके। ये इलस्ट्रेशन इसलिए पढ़े, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम। मैं घा की मृत्यु पर खा को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, परंतु यह तब जबकि घा वह राशि संदत्त करने के लिए पर्याप्त धन मेरे लिए छोड़ जाए। तो इसमें भी उसने कंडीशन जोड़ दी कि यदि जो डी है वो अगर इनफ मनी मुझे छोड़ जाएगा तो मैं 500 रुपए देने का वादा करता हूं। तो ये भी क्या कंडीशन जुड़ गई, इसलिए प्रोमिसरी नोट नहीं है। देन एच, I promise to pay B ₹500 and to deliver to him my black horse on 1st January next। क्या बोल रहे हैं? मैं वचन देता हूं कि मैं निकटतम आगामी 1 जनवरी को खा को 500 रुपए संदत्त करूंगा और अपना काला घोड़ा उसे परिदत्त करूंगा। तो ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रोमिसरी नोट। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या हुआ है, क्या हुआ है बताइए?
सिर्फ पैसे देने की हम बात मतलब नहीं इसमें कर रही है, हाँ काला मनी घोड़ा भी देने की कंसिडरेशन बात नहीं कर है। रहा है वो, है ना। सिर्फ पैसे नहीं देने की। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि प्रोमिसरी नोट का मतलब है कि सर्टेन सम ऑफ मनी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो डील करता है वो सिर्फ पैसों के लेन देन से डील करता है, किसी अदर चीज से डील नहीं करता, इसलिए याद रखिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वही केसेस, वही मैटर्स आते हैं जहां पैसों का लेन देन होगा। अदर चीज का लेन देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएगा, किसी भी अदर एक्ट में जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कभी डील नहीं होगा। तो यहाँ पे काला घोड़ा भी देने की बात हुई है, इसलिए ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, ठीक है। और अगर आपने ये वाली लाइन पढ़ ली होगी तो सबको समझ में आ ही गया होगा, ए और बी जो है प्रोमिसरी नोट्स है और सी डी ई एफ जी एच जो है प्रोमिसरी नोट्स नहीं है। इन्होंने आपको पहले बता दी, लेकिन क्यों नहीं है ये आपको खुद गैस करना था। बट आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। चलिए, तो ये हमारी सेक्शन 4 कंप्लीट हो गई, प्रोमिसरी नोट। देन बिल ऑफ एक्सचेंज से हम लोग कल से कंटिन्यू करते हैं, टाइम हो गया है क्लास का। तो कल मतलब डे आफ्टर टुमारो, है ना, अल्टरनेट डेज पे है। आज फ्राइडे को हो गई है क्लास, अब नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी कब? मंडे को, 2 दिन बाद। ओके, तो मंडे को मिलते हैं हम लोग। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से तैयारी करते रहिए अपने अपने पेपर की।